हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में आज हमारे मेहमान हैं श्री सुमित सिंह जी। आप आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी हैं और मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के ही रहने वाले हैं। तो मुगल सराय को या पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। तो हम बात करेंगे मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के ऊपर और कुछ चर्चा करेंगे हम लोग शिक्षा जगत से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में भी। तो आइए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि दर्शकों से संक्षेप में अपने बारे में आप एक परिचय दें, उसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से चर्चा की शुरुआत करेंगे। संक्षेप में सुमित कुमार सिंह मेरा नाम है। इंटरमीडिएट कॉलेज मोदी नगर में मैं वरिष्ठ लिपिक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं नगर व्यवस्था प्रमुख के दायित्व पर हूँ। चूँकि मुगल सराय को आपने बचपन से देखा है, इसको विकसित होते हुए देखा है, आज के प्रारूप में पहुंचते हुए देखा है, तो अपने बचपन के दिनों में आप मुगल सराय को कैसे देखते थे? कुछ ऐसी यादें जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हो। देखिए, 1982 में मैं यहाँ आया। मैं चंदौली का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो उस समय जब हम लोग आए थे रवि नगर में, तो उस समय आबादी भी कम था, मकाने भी बहुत कम बने हुए थे यहाँ। और उस समय का बचपना और आज के बच्चों के बचपना में बहुत अंतर है जी। उस समय के बचपना में एक गली में जैसे हम लोग रहते थे तो 10 मकान भी है तो 10 मकान लगता था कि हमारा खुद का परिवार है। हर घर में हम लोग का जुड़ाव लगा रहता था। लेकिन आज के परिवेश में, जो अभी का परिवेश चल रहा, आज के मुगल सराय में अगल बगल के लोग ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं। उस समय दिन में हम लोग खाना खाते थे पड़ोस के घर, तो रात के पड़ोसी हमारे घर खाना खाते थे। बचपना उनके घर जाके कैरम बोर्ड और लूडो इन सबों में बीतता था। और आज के बच्चे सिर्फ मोबाइल और घर में ही बैठे रह जा रहे हैं, जिससे उनका मानसिक विकास भी नहीं हो रहा है, आंख पे चश्मा लग जा रहा है। और उस समय के बचपना में था कि हम लोग होलिका काटने के लिए दूर दूर तक जाते थे, एकदम समझ लीजिए रेलवे स्टेशन के उधर, पुल के उधर, चारों तरफ खेताड़ी रहता था। इधर आपका जिधर देख रहे हैं एसजी पब्लिक, कैलाशपुरी, ये सब खेत था उस समय, पूरा खेताड़ी था। हम लोग मैच खेलने जाते थे और पूरा टीम था एक मोहल्ले का 10-20 लड़कों का। उस समय बड़ा अच्छा लगता था। होली, दिवाली हम लोग बड़े खुश मिजाज से मनाते थे। लगता था कि हाँ, एक पूरा परिवार है एकदम मोहल्ले में। और अब होली आएगा तो पता चला कि घर के बाहर लोग खड़े होकर देखते हैं कोई हमारे घर आ जाए, कोई हमारे घर आ जाए। और उस समय तो हम लोग का टीम निकलता था पूरा 10-10 लोगों का, और हम लोग एक दूसरे के घर जाते थे, गोजिया खाते थे, 2-4 गोजिया अपने पॉकेट में भी भर लेते थे। लेकिन अब आजकल के लड़कों को सिर्फ टीवी, मोबाइल, न किसी से दोस्ती, न किसी से यारी। और आजकल के गार्जियन भी बच्चों को सिर्फ हाय धुन पढ़ाई में प्रेशर डाल रहे हैं, सिर्फ पढ़ते रहो, घर में बैठे रहो, तो मानसिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। और उस समय आबादी भी कम था, अच्छा लगता था मुगल सराय में। अब तो जान लीजिए कि आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बच्चों पे सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर है, ना वो खेल पा रहे हैं, ना कूद पा रहे हैं। जिंदगी उनका मोबाइल और टीवी और स्कूल तक ही सीमित रह गया है। यही अंतर दिखा है। तो मतलब जो पहले के बच्चे होते थे वो अपने बचपन को जीते थे। हाँ। और आज के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ मशीनीकृत एक रोबोट की तरह रोबोट हो गया है। इसमें सबसे बड़ा गार्जियन का रोल है। और गार्जियन आज के डेट में बच्चों को बहुत छूट भी दे दिए हैं, स्कूटी दे दिए हैं, बाइक दे दिए हैं। लेकिन उस समय तो होता था कि गार्जियन पहले ग्रेजुएशन कर लो तभी मिलेगा बाइक, और अब हाई स्कूल पास हुए ना कि लो भाई बाइक, 20,000 का मोबाइल। उस समय 10 रुपया मिलता था हम लोग को, तो 10 रुपया में हम लोग, अरे 10 रुपया मिल गया, समोसा चाट क्या क्या खाते थे। मुझे याद है कि साइकिल भी मिलता था, तो बहुत प्लान करके मिलता था कि इंटर पास हो जाओगे तो साइकिल मिलेगा। तो उस समय का जिंदगी बहुत अच्छा था, बच्चे जिंदगी जीते थे, पास पड़ोस में प्रेम मोहब्बत था। अब तो प्रेम मोहब्बत है ही नहीं है किसी मोहल्ले में, एक दूसरे के घर लोग नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, यही है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि बचपन में उस समय लोगों में आपस में जुड़ाव था। हाँ। लेकिन बचपन का जो जुड़ाव होता है वो सिर्फ बचपन के लिए, मौज मस्ती के लिए होता है, उससे कोई उद्देश्य से नहीं होता है। उद्देश्य नहीं। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए और आप छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ गए, समाज से भी जुड़े आप, तो जब आपका समाज से जुड़ाव हुआ तो आपके दिमाग में क्या चीजें थी कि समाज से जुड़ के किस तरह के काम को अंजाम देना है, क्या परिवर्तन समाज में करना है? देखिए, इंटर तक तो थे, क्वींस कॉलेज में पढ़े बनारस, फिर किसी कारणवश आए दीनदयाल नगर में, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में ग्रेजुएशन किए।
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो वहाँ पे ठीक था। उसके बाद फिर हमारे दिमाग में आया कि हम भी समाज के लिए, छात्रों के लिए कुछ करें। तो फिर हम छात्र राजनीति में आए, छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े, लेकिन उस समय बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उस समय की जो सरकार थी तो वो सिर्फ एक ही जात को लेकर, एक ही कम्युनिटी को लेकर चलती थी। अब हम बोलेंगे तो होगा कि भाई पार्टी वाला हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उस समय, उस जमाने में उस पार्टी का इतना धधक था कि छात्र जो विरोधी थे वो आ जाते थे कॉलेज में तो उनके पीछे पुलिस प्रशासन भी खड़ा रहता था। एक छात्र वो डल जाता था, एक छात्र उनके लोगों को किताबें लाइब्रेरी से मिल जाता था, उनके लोगों को एडमिशन प्रिंसिपल के घर से होता था। तो उस जमाने में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके सामने खड़ा हो। तो मैं देखता रहता था ये सब। फिर अचानक मैंने वैसे छात्रों का आवाज़ उठाना शुरू किया जो दबे हैं, जो कुचले हैं, जिनको डरा धमका के कोने में रखा जाता था, जिनका एडमिशन नहीं होता था, जिनको किताब नहीं मिलता था लाइब्रेरी से। वो बबरी से आए, चंदौली से आए, सैयद राजा से आए लड़के जिस डर के मारे यहाँ खड़े रहते थे, ठीक तरह से शिक्षा नहीं ले पाते थे उन सबों के एक कम्युनिटी की वजह से जो विरोधी पक्ष के थे। फिर हम सोचे कि गरीब छात्रों का एडमिशन हो सही टाइम से, छात्र जो लाइब्रेरी में किताबें इनको मुहैया कराई जाएँ। तो मेरा दिमाग उसी समय हो गया था कि गरीब छात्रों को पहले सुविधा मिले, उनको एडमिशन हो। तो उसमें बड़ा संघर्ष हुआ हमारे साथ। तो उसी के बाद से फिर धीरे धीरे छात्र राजनीति में अपना चुनाव लड़े और फिर धीरे धीरे अपना ग्रेजुएशन किए। तो तब के लाल बहादुर शास्त्री जो विद्यालय था, महाविद्यालय, और आज कितना बदला? क्या चीज़ें बेहतर हुई? बेहतर क्या, मतलब पहले उस समय जब छात्र संघ का चुनाव होता था तो लगता था कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है। उस समय का अध्यक्ष बनना मतलब कि लगता था कि वो विधानसभा का विधायक हो गया। और जो कि हमारे विद्यालय से उस समय कई जो छात्र संघ अध्यक्ष बड़े बड़े नेता बने, उसमें आपके माननीय रामकिशन जी हैं जो इस समय सांसद, वो भी थे। सुरेंद्र सिंह थे पहले अध्यक्ष वहाँ के, जो जिला पंचायत सदस्य बने हैं। तो उस समय जब चुनाव होता था तो समझ लीजिए कि हर पार्टियों के सांसद, विधायक एलबीएस स्कूल के अगल बगल बैठते थे। और उस समय की छात्र राजनीति होती थी तो मतलब बड़ा दमदारी से होता था। छात्रों की मांग को लेकर अगर अड़ गए तो अड़ गए, खड़ा हो गए तो खड़ा हो गए, और अच्छा था। छात्रों की आवाज़ उठाना ठूस नहीं था। अब तो कितने अध्यक्ष आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। और खाली अब बस वही कि तुरंत आए छात्र राजनीति में, छात्र संघ का अध्यक्ष चुनाव इसलिए लड़ने आ रहे हैं कि बस इसको लड़ने के बाद तुरंत प्रधानी का चुनाव मिल जाएगा। तो प्रधानी के मकसद से आ रहे हैं छात्र संघ का अध्यक्ष चुनाव लड़ने। ये है इस समय का राजनीति। और पढ़ाई लिखाई तो बहुत स्तर घट गया है यहाँ पे एलबीएस का। यहाँ के अब लड़के तो चले गए नियमताबाद में, और आधे से अधिक लड़के चले गए विद्यापीठ, और छात्र राजनीति भी यहाँ खत्म हो गया एक तरह से। तो छात्र संघ की राजनीति, उसके बाद समाज से आपका जुड़ाव, फिर उसके बाद संगीत में आपको अपनी रुचि कब समझ में आई? देखिए, संगीत तो जान लीजिए कि हम कॉलेज लाइफ से ही गाते थे। जब अपने लोग अध्यक्ष बनते थे तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता था तो वहाँ भी हमारा एक गीत चलता रहता था। म्यूजिक से मेरा बहुत पुराना लगाव है। और बनारस में 3 साल हम क्लासिकल म्यूजिक भी सीखे हैं, 2-3 एल्बम भी अपना है। तो म्यूजिक से बहुत अच्छा लगाव है और लगे रहेगा, इसमें अपना चलता रहेगा। कोई आपका पसंदीदा गाना जो आप अक्सर गाते हैं और जो यहाँ पे आप दर्शकों से साझा करना चाहें? मेरा पसंदीदा एक गीत है जो अक्सर हम अपनी पत्नी के लिए गाते हैं घर में, वो बहुत फेवरेट गीत है मेरा, जो दर्शकों के लिए 2 लाइन है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। चलिए, तो शाम को भाभी जी की तरफ से आपको ट्रीट पक्की ये वीडियो देखने के बाद। आरएसएस आपके जीवन में कब आया और किन से प्रभावित होकर आप आरएसएस में से जुड़े? हाँ, ये आप बहुत सही सवाल पूछे। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो बताना चाहेंगे।
तो छात्र राजनीति के बाद मेरा नौकरी लग गया यही इंटरमीडिएट कॉलेज मोदी नगर में। उसके बाद आरएसएस में आना, आरएसएस के बारे में सुने बहुत थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं के लिए काम करता है, सनातन धर्म में काम करता है, लेकिन उतना इंटरेस्ट हमको जगह नहीं था। तो अचानक आज तक पे हम वो कश्मीर फाइल्स का वो क्लिप देख रहे थे, बैठे थे समाचार देखने, और वो कश्मीर फाइल का क्लिप देखने लगे तो उसमें हम देखे कश्मीर में कैसे हिंदू भाई बहन अपना जो है कि घर द्वार छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं, ट्रक में महिलाएं शौच कर ले रही हैं, डर के मारे उतर नहीं रही हैं। हिंदुस्तान में जो कि हमारे हिंदू राष्ट्र, हमारा ही घर, वहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहन उतर नहीं रहे ट्रक से। अब ये देख के समझ लीजिए कि हमारा उस दिन क्रोध के मारे वो हुआ कि हम कह रहे ये हमारे देश में हमारे ही लोग का ये इतना अत्याचार। अब बचपन से ही हमारे दिल में देशभक्ति ये सब चलता रहता था, गरीबों के लिए, अपने हिंदू भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ चलता रहता था। वो देखे अब वही हमारा दिमाग उसी समय हुआ कि ये बड़ा अत्याचार हुआ है। अब हम भी सोचने लगे कि हमको भी कुछ करना है, हिंदू भाई भले छोटे ही स्तर पे करना, लेकिन हमको करना है। तो अपने विद्यालय पहुंचे तो वहाँ पे एक एमडीएम के हैं बाबूलाल मरांडी, तो उनसे वो आरएसएस का था, तो मुझसे पूछे भाई ये आरएसएस इस नगर में कौन चलाता है, कहाँ मिलेगा ये हमको जल्दी बताओ। तो वो बताया कि एक ऋषि मिश्रा है, बताया कि आरएसएस का एक वहाँ पे कार्यालय है, वहाँ पे है। वहाँ से हम पहुँचे, बाखले में केशव प्रभात शाखा लगती है। अब वहाँ शाखा में जाना शुरू किए अपना, और वहाँ पे धीरे धीरे लगातार शाखा में शुरू किए तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर तुरंत आरएसएस में प्राथमिक होता है, 1 हफ्ते का प्राथमिक किए, जिसमें कि 1 हफ्ते तक एक ही स्कूल में रहना होता है। वहाँ विधिवत ट्रेनिंग ली जाती है, वहाँ से निकल नहीं सकते आप। वो एक तरह से वो है, तपस्या है, उसको करके आए। फिर धीरे धीरे अपना शाखा लगाना शुरू किए। एक छोटे से स्वयंसेवक से फिर शाखा करवा बने। फिर उसके बाद धीरे धीरे हिंदुओं लोग के लिए अपना शाखा पूरे शहर में फैलाए। आज नगर व्यवस्था प्रमुख है और अपना आरएसएस का काम कर रहे हैं। आपने कश्मीर फाइल का जिक्र किया, मैं आज तक उस मूवी को पूरी नहीं देख सका, क्योंकि इतनी क्रूरता है इस मूवी में। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं कि जो मूवी में आप देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा क्रूरता असल में हुआ था। और ऐसा भी है कि हमारे देश में इतिहास तो मौजूद है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। मूवी के टाइम पे भी उतना विरोध हुआ कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, लेकिन दर्शक जानते थे, समझते थे, इसलिए उस मूवी को स्वीकार किया गया और एक हिट मूवी। नहीं, वो बहुत सही सच्ची कहानी है, बहुत झंझोड़ देने वाला कहानी कश्मीर फाइल। उसको उस पिक्चर की वजह से हमारा पूरा जिंदगी बदल गया। आज हम मतलब अपने स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद सिर्फ हम आरएसएस के लिए काम करना चाहते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। आरएसएस अब मेरी जिंदगी का एक मकसद है और जो हमेशा रहेगा। इसमें से हम कभी निकलने वाले हैं ना, हमको कोई निकाल सकता है। आज जब आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर को देखते हैं, ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बचपन से नगर को देखा है, तो जो 2-4 साल पहले यहाँ पे बसे हैं उनका भावनात्मक जुड़ाव उतना बेहतर नहीं जितना आपका है। इस बात है। तो इस नाते आपको जब ये नगर को देखते हैं तो क्या लगता है कि नगर को किन मूल सुविधाओं का अभाव है और ये नगर में होना चाहिए और इसके लिए लोगों को और आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो जो सुविधा मूलभूत लेना है, उससे पहले हम नगर वासियों को भी कुछ जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। सर्वप्रथम सुबह हम जब भी जाते हैं बाकले सैर करने, अपने शाखा पे जाते हैं, तो हम कई घरों के सामने देखते हैं कि लोग समरसेबुल लगाए हैं और जहाँ 1 बाल्टी पानी का है वहाँ 10 बाल्टी पानी वो धोते रहते हैं। रोड धोएंगे, कभी वहाँ पानी गिर रहा है, किसी का सरकारी नल का छेदा हुआ उसमें से पानी निकल रहा है, कोई अपने दरवाजे पे प्लास्टिक फेंका हुआ है। तो दूसरे पे इल्जाम देने से पहले हम लोग को, नगर वासियों को पहले तो सुधरना पड़ेगा कि पानी ये जीवन का अमूल्य अमृत है, इसको कम खर्चा करिए। जहाँ आधा गिलास पानी पीना है तो वहाँ आधा गिलास ही पानी लीजिए, 1 गिलास पानी मत लीजिए। जहाँ 1 बाल्टी पानी का रोड पे काम है तो वहाँ 1 बाल्टी ही गिराइए, 2 बाल्टी मत गिराइए। तो सर्वप्रथम तो हम नगर वासियों को पहले पानी का बचत करना चाहिए। दूसरा, जगह जगह नगर पालिका सुविधा दे रखा है कि भाई कूड़ादान जा रहा है,
तो उसका इंतजार करिए सुबह। ये नहीं कि तुरंत कूड़ा निकाल के रोड पे फेंकिए। रोड पे आप फेंकेंगे 2 दिन 4 दिन किसी काल कारण से अगर कर्मचारी नहीं है तो आप दोष देंगे कि नगर पालिका ये साफ नहीं कराया, तो ऐसे नहीं कराया, वैसे नहीं कराया। तो आप उसको अपने घर में रखिए। जब कूड़े वाला है तो उसको फेंकिए। 2 चीज ये हो गया, साफ सफाई, पानी। तीसरा, नगर पालिका और सभासद ये 2 लोग मिलके शहरों में जो है नाली जगह जगह जाम है, बदा के नाली का पानी ऊपर आता है। कहीं आप शहर में देखेंगे कि नाली जितनी गहरा उसके नीचे बहे, पूरा नाली एकदम ऊपर आता है। आज खुद पानी जब बारिश हुआ तो मैं पैंट मोड़ के घरों के अंदर पानी घुस जाता है। तो सर्वप्रथम नाली का सफाई पूरे नगर में सही तरीके से होना चाहिए, ताकि नाली में जो पानी गंदगी रुकता है, मच्छर पैदा होता है और उसी मच्छर के द्वारा डेंगू मलेरिया देश का ये हो रहा है। नाली की साफ सफाई सही नहीं है, ये जान लीजिए। सर्वप्रथम ये होना चाहिए। और पानी का सुविधा सही रहना चाहिए, दूसरा। और तीसरा, कई वार्डों में आप देखेंगे कि पानी पीने के लिए फ्रीजर लगा हुआ है और वो फ्रीजर एक बार लग गया तो वो बिगड़ गया, वो बिगड़ के वो टूट रहा है, उसकी मरम्मत है, उसका टोटी पानी गिर रहा है, सुबह खुल जाएगा पानी गिरता रहेगा। उसका मरम्मत होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या इस समय है कि आप थाने से लेके पुल उस पार जाना होगा तो कम से कम 2 घंटा जाम में आप फंस रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। किसी को अगर पुल उस पार जाना है तो उसको घंटों जाम में फंस गए तो जान चली जाएगी। यहाँ से लेके अगर आप बनारस चले जाएंगे, लेकिन सट्टी से लेके पुल उस पार जाने में सब कर्म हो जाएगा। ये रेलवे स्टेशन पे बाटा स्टैंड के सामने अवैध टेम्पू स्टैंड वाले 3-3 लाइन खड़ा किए रहेंगे, उनका चालान नहीं कटेगा। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति नगर का मिठाई की दुकान पे अगर खड़ा करके मिठाई चल जाएगा तो वहां फोटो खींच के उसका चालान कट जाता है। उनका चालान क्यों कटेगा, वो तो पैसा देते हैं। हाँ, तो ये सब चीज रोकना चाहिए। ये सब जनप्रतिनिधि जी इनको देखना चाहिए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभासद से लिए, चेयरमैन से लिए, विधायक सांसद से लिए, ये बहुत बड़ा समस्या है जाम का। इसको लेके एक लोग संतोष भरी बात कहते हैं कि रोड चौड़ा हो जाएगा। कब हो जाएगा? ये तो हमारे बचपन से सुन रहे हैं। ठीक है, रोड चौड़ा तो वो 6 महीने में होगा, साल भर होगा काम, ठीक है। लेकिन साल भर तक क्या जनता ऐसे ही प्रताड़ित होती रहेगी? कुछ उसका विकल्प तैयार करना चाहिए ताकि कम से कम सुविधा मिले। सबसे बड़ा इस समय शहर का, हम लोग तो पहले का पूछ रहे हैं ना, पंडित दीनदयाल कैसा था, तो पहले हम लोग पुल उस पार क्या चंदौली चल जाते थे, कहीं जामे नहीं रहता था। अब आबादी बढ़ गया है, देख रहे हैं कि सेंट मेरी की तरफ से कॉलोनी बनने लगा, नहीं तो उधर खेत था, खाली रवि नगर कैलाशपुरी था उस जमाने में। कोई घनी आबादी हो चुका है आज के डेट में। सुबह 7 बजा नहीं कि आप देखेंगे सट्टी से लेके पुलिस पार तक पे छोटे शुरू हो जाएगा। इतनी जाम रह जाता है कि बच्चों का स्कूल छूट जाता है। कितने लोग, और मेरी करीब 50 लोगों से बात हो चुकी है, हर आदमी परेशान है और जवाब यही आता है कि चौड़ा हो जाएगा तो नहीं। प्रशासन है यहाँ पे, नगर पालिका है, व्यवस्थाएं है, तो कम से कम विकल्प तो एक होना चाहिए। आपको देना पड़ेगा। आप या तो टेम्पो स्टैंड दीजिए, और सबसे बड़ी चीज आप टोटो स्टैंड दीजिए। भाई वो भी बेरोजगार है, वो भी रोजगार करें, वो भी गरीब कहाँ जाएंगे? हम उनको अवैध नहीं बोल सकते, उनको भी बेरोजगार कहाँ जाएंगे? वो भी तो खाए बिना मर जाएंगे। तो उनका भी एक स्टैंड दीजिए, उनको भी सुरक्षित रखिए ताकि वो भी अपना रोजगार करें, और पब्लिक को भी सहूलियत दीजिए ताकि वो भी आने जाने में ठीक रहे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा चंदासी का धूल। बनारस जाने में सोचना पड़ जाता है कि भैया चंदासी कब सुधरेगा। ये भी हम आज बचपने से देख रहे हैं कि चंदासी हट रहा है, चंदासी का ये समाधान होगा। ज्यादा ही हल्ला होता है तो दूसरे दिन 4 कर्मचारी मिलकर वहाँ झाड़ू लगा देंगे, पानी छिड़ देंगे, हाँ भैया ठीक है, फिर चांदी में 10 का 10। अरे वहां से जो गुजर जाए उसको कैंसर हो जाए। वहीं पे विक्रम कन्या इंटर कॉलेज खुल गया। बताइए, बाहर का बिल्डिंग कभी आप देखिए, विक्रम कन्या का खाला हो गया। वो तो अच्छा है कि उसी कलर का पेंट भी हुआ है, नहीं तो सोचिए अगर बच्चों के अंदर वो धूल जाएगा तो क्या होगा। तो ये दूर समस्या तो सबसे बड़ा है नगर का। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लूंगा शिक्षा के ऊपर। प्राइवेट स्कूल के फीस की आप बात कर रहे थे, तो शिक्षा में क्या बदलाव की उम्मीद आप करते हैं जिससे शिक्षा कम से कम बच्चों की बेहतर हो जाए? देखिए, सरकारी विद्यालय के पहले शिक्षा का बात करेंगे हम, तो सरकारी विद्यालयों में पहले के मुकाबले में अब बहुत बेहतर स्थिति हो गया है। ठीक है, वहाँ पे योगी जी की सरकार में पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा हो गया है, बायोमेट्रिक हो गया है शिक्षकों का। नहीं तो पहले के शिक्षक तो आते थे, 1 क्लास करके 4 घंटा बैठ जाते थे, फिर 2 क्लास करते थे, निकल जाते थे बाहर। लेकिन अब योगी जी की सरकार में आने का भी बायोमेट्रिक है, जाने का भी बायोमेट्रिक है। हर क्लास रूम में वॉइस कैमरा लग गया है ताकि
बच्चे और गार्जियन देख रहे हैं कि टीचर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये सुविधा मिल गया है, एनडीएम का भोजन भी अच्छे से मिलता है, ड्रेस मिलता है। अब तो सरकारी विद्यालय धीरे धीरे सुधर रहा है, और सुधर गया, बहुत अच्छा सुधर गया। साफ सफाई का भी माहौल है। सरकारी टीचर जो आराम करते थे, 1 घंटी कह के चल जाते थे सब्जी खरीदने, फिर आखिरी घंटी में आके अपना पढ़ाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और कभी कभी तो वो भी नहीं आते थे, 1 घंटी करके चल जाते थे, दूसरे दिन फिर सब्जी लेके गए, वो उधरे से चल बना के खाते भी थे, उधरे चल जाते थे। लेकिन अब तो भैया शाम को लगा के जाना है बायोमेट्रिक, तो कहीं भी रहेंगे तो शाम को 3 बजे ले आना है बायोमेट्रिक। और चेकिंग कड़ाई सब हो गया है योगी जी की सरकार में, जान लीजिए। पहले से तो बहुत कड़ाई हो गया। अब टीचर अब ये गया जमाना टीचरों का कि आराम से 1 लाख रुपया पाएंगे। अब पढ़ाई का स्तर एकदम 1 नंबर पे रखना है। ये हो गया सरकारी विद्यालय। दूसरा आइए प्राइवेट वाले पे। प्राइवेट विद्यालय खुला है और उसमें ऑटो वाले के भी बच्चे जा रहे हैं, टोटो वाले के भी बच्चे जा रहे हैं, हर तरह के मिडिल क्लास के बच्चे, अमीरों के बच्चे सब जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले ये नहीं देखते हैं कि टोटो वाला का भी बच्चा पढ़ा, उसका भी फीस उतना महंगा, किताब भी बुक कर ले रहे हैं, अपना सब सेटिंग बना ले रहे हैं कि वहाँ से किताब लीजिएगा, वो लिस्ट पहले दे देंगे, कृष्णा बुक स्टॉल से लेना है, वहाँ पे कमीशन पहले बन जाता है। फीस का चरम सीमा पे चल गया है। तो प्राइवेट स्कूलों में फीस पे पहले लगाम होना चाहिए। किताबों जो एक साल चला तो उसको कम से कम उसी सिलेबस का कम से कम 3 साल चलाइए, किताब बदलिए मत, ताकि लोग एक दूसरे से लेके अपना काम चला लेते हैं, गरीब लोग जो उस तरह के पढ़ा रहे हैं। लेकिन नहीं, 1 साल जो ही पढ़ाएंगे दूसरे साल सिलेबस बदल देते हैं जानबूझ के कि हर साल किताब खरीदना पड़े। तो ये सब पे रोक लगना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है प्राइवेट, लेकिन फीस और किताब कापी ड्रेस इस पर घटोतरी हो और ये दलाली वाला सिस्टम बीच में से हटना चाहिए। जी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जो भी लोग इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।